हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा YouTube चैनल जो क्लास 11th और क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के ऑल टॉपिक्स के वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड करेगा, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरा क्वालिटी कंटेंट मुफ्त में। जैसा कि अभी हमारी क्लास 12th हिंदी मीडियम में चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 की लगभग 3 क्लासेस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आज 4th क्लास है। 4th क्लास के अंदर, जैसा मैंने 3rd क्लास के अंदर बताया था, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चालक का एक प्रकार। और चालक का एक प्रकार कौन सा होता है? विद्युत अपघटनी चालक। एक होता है धात्विक चालक, तो वो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। अगर आप डायरेक्ट ये वाली क्लास देख रहे हो तो आपको इसके पहले वाली 3 क्लासेस देखना है, उसके बाद ये वाली क्लास देखना है, क्योंकि देखो उन क्लासों के अंदर मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया है। अगर आप डायरेक्ट ये वाली क्लास देखोगे तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए जहां तक हो वहां तक आपको शुरुआत वाली क्लास से ही देखना है। उसके बाद देखो आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत अपघट या फिर विद्युत अपघटनी चालक, दोनों एक ही होता है। एक के दो नाम है, एक क्या उसका नाम है विद्युत अपघट्य और एक क्या नाम है उसका विद्युत अपघटनी चालक। और आज की क्लास के अंदर सबसे मेन पढ़ने वाले हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, प्रबल विद्युत अपघट्य और एक और दुर्बल विद्युत अपघट्य। दोनों में अंतर, क्योंकि जो विद्युत अपघट्य है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, तो एक क्या होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दोनों के अंदर अंतर पढ़ने वाले हम। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले विद्युत अपघट्य होता क्या है या विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है? देखो इसके अंदर क्या लगा है? चालक। चालक का मतलब क्या होता है तो मैंने लास्ट क्लास में पूरा बता दिया है, थोड़ा और इस क्लास में बता देते हैं। चालक का मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है या प्रवाहित की जा सकती है, वे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। अब ये भी चालक है, मतलब इसके अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब हो जाएगी तो ये कौन सा रहेगा, क्या इसके उदाहरण रहेंगे? तो देखो ये वाला चालक ऐसा होता है कि यदि इसका आप जलीय विलयन बनाओगे, मतलब पानी में घोल के जलीय विलयन बनाओगे, या फिर इसको आप गलित अवस्था में लोगे, गलित अवस्था का मतलब उसको गला दोगे, तब इसके अंदर विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको ऐसा कैसा ले लिया, मतलब जैसा हमने विद्युत अपघट्य है, जिसे विद्युत अपघट्य होता है NaCl होता है, HCl होता है, H2SO4 होता है, NaOH होता है, ये सारे ही विद्युत अपघट्य होते हैं। लेकिन अगर इनको केवल मान लिया आपने क्या लिया, NaCl लिया, तो केवल NaCl के अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। NaCl का मतलब नमक होता है। देखो अगर आप सूखा नमक लोगे, अभी बारिश के समय की बात नहीं हो रही है ना, अगर आप गर्मी के समय में नमक लोगे तो गर्मी के समय में नमक पूरा सूखा होता है, उसके अंदर से सारा पानी उड़ जाता है, कोई पानी नहीं रहता है। लेकिन अभी के समय में क्या होता है, नमक के अंदर थोड़ी मात्रा में नमी आ जाती है, तो उसके अंदर थोड़ी मात्रा में पानी आ गया है, वो फिर अलग हो गया है। अभी मैं प्योर नमक की बात कर रहा हूं, प्योर NaCl। NaCl के अंदर क्या होता है, यदि उसके अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो NaCl के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। नहीं होती है का मतलब क्या, कैसे देखेंगे? तो नमक लेना, नमक के अंदर 2 तार लगा देना, बीच में आपकी उंगली लगा देना, तो आपको करंट नहीं आएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है ना, नमक में अगर थोड़ी बहुत भी नमी निकली तो आपको करंट आ जाएगा। लेकिन जो प्योर सूखा नमक होता है, प्योर सूखे नमक के अंदर कभी विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। अब सर उसके अंदर अपने को विद्युत धारा का चालन करना है तो हम क्या करेंगे? तो देखो नमक को गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, नमक लगभग 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। पिघल जाता है मतलब धीरे धीरे क्या बनने लग जाता है, वो द्रव बनने लग जाता है। ये संभव नहीं होता, ये बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर ही संभव होता है। 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ज्यादा होता है, मतलब नमक को पिघालना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, पिघाल सकते उसको, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। तो नमक को आप पिघाल लो, पिघालने पर जो द्रव बनेगा उस द्रव के अंदर विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। अगर ये नहीं हो तो अपने को क्या करना है, नमक को पानी के अंदर घोल देना है। नमक को पानी के अंदर घोलेंगे तो भी विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। अब आप यहां पर ये बोल दो कि सर पानी के अंदर तो पहले से विद्युत धारा का चालन होता है, अगर कहीं पानी लग गया उसके अंदर करंट जाएगा तो करंट फैल जाता है। लेकिन मैं यहां पर पानी की बात कर रहा हूं आशुद्ध जल की। अगर आप अशुद्ध जल नहीं समझते हो तो अशुद्ध जल का मतलब वो होता है जिसके अंदर केवल और केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। देखो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O जल है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। H2O का मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन है और एक और क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन जो हमारे घरों के अंदर जल होता है, पानी होता है जिसको हम पीते हैं, उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां मिल जाती है। कैल्शियम मिल जाता है उसके अंदर, मैग्नीशियम मिल जाता है, बहुत सारी अशुद्धियां मिल जाती है।
उन अशुद्धियों के कारण उसके अंदर विद्युत धारा का चालन होने लग जाता है। लेकिन जो अशुद्ध जल होता है, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर के अंदर कभी विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। अब सर ये प्योर वाटर कहां मिलेगा? तो ये बनता है लैब में। लैब में जब हम बनाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर जब जल बनाते हैं तो उस जल के अंदर कभी भी विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर कोई अशुद्धि मिलेगी तो उसके अंदर विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। जैसे एक बारिश का पानी होता है, बारिश के पानी में भी विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, लेकिन जब बारिश का पानी ऊपर से नीचे तक आता है तब उसके अंदर वायुमंडल में से बहुत सारी अशुद्धियां मिल जाती और अशुद्धियां मिलने पर वो भी विद्युत धारा का चालन करने लगता है। लेकिन जो अशुद्ध जल होता है, जो प्योर वाटर होता है, जो लैब के अंदर बनता है, उसमें कभी विद्युत धारा का चालन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? देखो अशुद्ध जल लेंगे। कौन सा जल लेंगे? अशुद्ध जल। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल को हिंदी में बोलते हैं प्योर, इंग्लिश में बोलते हैं प्योर वाटर। अब प्योर वाटर के अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। हमने सूखा नमक ले लिया, उसके अंदर भी विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। दोनों को मिला दो तो देखो हमने क्या लिया है? प्योर वाटर, अशुद्ध जल लिया है। अशुद्ध जल के अंदर जैसे ही नमक को मिलाया तो एक नमक पहले क्या था, उसके अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं हो रहा था, लेकिन उसको जब अशुद्ध जल में मिलाते हैं तो विद्युत धारा का चालन हो जाता है। अब सर ऐसा क्यों हो जाता है? देखो इसको पूरा आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं। मैंने क्या किया, यहां पर एक इतना बड़ा एक पात्र ले लिया। इस पात्र के अंदर इतना हमने क्या भर दिया है? जल भर दिया है। ये वाला कौन सा जल है? अशुद्ध जल। कौन सा जल है? अशुद्ध जल है। अशुद्ध जल के अंदर मैंने डाला नमक। नमक का मतलब क्या डाला मैंने? NaCl। नमक का फॉर्मूला NaCl ही होता है। और जब NaCl को आप अशुद्ध जल में डालोगे तो NaCl इसके अंदर घुल जाएगा। नमक पानी के अंदर घुल जाता है। नमक पानी के अंदर घुलेगा तो घुलने पर वो बनाता है एक तो Na+ और एक और क्या बनाता है? Cl-। एक क्या बना लेता है? Na+ और एक और क्या बना लेता है? Cl-। तो देखो NaCl से क्या बन गया? Na+ बन गया, Cl- बन गया। जितने ज्यादा NaCl के अणु रहेंगे उतना ज्यादा Na+ बनेगा, उतना ज्यादा क्या बन जाएगा? Cl- बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये अशुद्ध जल था, पहले इसके अंदर कोई आयन नहीं थे, लेकिन अब देखो दो आयन बन गए हैं। इनको आयन ही बोलते हैं। ये धनायन होता है तो ये वाला क्या होता है? ऋणायन होता है। तो अब देखो अशुद्ध जल में दो आयन बन गए हैं। अब दो आयन बन गए तो ये दोनों आयन क्या करेंगे? इसके अंदर गति करेंगे। गति करने पर इसके अंदर विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमने तार लिया, तार के अंदर विद्युत धारा का चालन किससे होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तार के अंदर विद्युत धारा का चालन, धात्विक चालक के अंदर विद्युत धारा का चालन किससे होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। लेकिन जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं, जो विद्युत अपघट्य होते हैं, इनके अंदर विद्युत धारा का चालन कैसे होगा? आयनों के द्वारा होगा। मतलब आप NaCl लोगे तो NaCl के अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, लेकिन इसके आपने आयन बना लिए। आयन बना लिए मतलब या तो इसको जल में मिला लिया या इसको पिघाल लिया, तब इसके अंदर विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। मतलब यदि NaCl से आपने Na+ और Cl- बना लिया तो Na+ और Cl- के द्वारा विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। ताई बात समझ में? यहाँ पर जो NaCl है वो क्या होता है? विद्युत अपघट्य होता है। अब बताओ विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा का चालन कब हो रहा है? जब उसका जलीय विलयन बना रहे हैं। जलीय विलयन बन गया है, जल के अंदर किसी को डाल दिया, मिला लिया तो विलयन बन जाता है। तो ये क्या बन गया? पूरा जलीय विलयन बन गया है। हमने क्या बना लिया? नमक का विलयन बना लिया। अब इस नमक के विलयन के अंदर विद्युत धारा का चालन हो रहा है। अब इसके अंदर विद्युत धारा का चालन हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन ले लो या फिर एक और मैंने क्या बताया, पिघली अवस्था ले लो, दोनों के अंदर विद्युत धारा का चालन हो जाता है। वो दोनों ही क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। अगर इन दोनों अवस्थाओं में विद्युत धारा का चालन हो जाएगा तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य कहलाएगा। अब बताओ विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का चालन किसके द्वारा होता है? तो आयनों के द्वारा होता है। एक Na+ और एक क्या होता है? Cl- होता है। दो आयनों के द्वारा विद्युत धारा का चालन होता है, एक Na+ और एक और क्या है? Cl-। मतलब किसी विद्युत अपघट्य के अंदर आयनों विद्युत धारा का चालन किसके द्वारा होगा? आयनों के द्वारा, एक धनायन और एक ऋणायन के द्वारा। फिर उसके बाद जैसे हमने धात्विक चालक के अंदर पढ़ा था, धात्विक चालक के अंदर क्या होता है? पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन होता है? तो देखो NaCl से क्या बन गया है? Na+ और Cl- बन गया है। बताओ NaCl रहा क्या? नहीं रहा। वो क्या बन गया? Na+ और एक और क्या बन गया? Cl-। तो बताओ उसके गुण बदल गए, एक सोडियम बन गया और एक क्या बन गया? क्लोरीन आयन बन गया। पहले क्या था? वो नमक था। तो इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया है। तो इसके लिए हम एक और बात लिख सकते हैं, इसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। आई बात समझ में? धात्विक चालक में रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो धात्विक चालक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है उसमें एक तार ले लो, तार के अंदर कितने ही समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
लेकिन यहां पर आपने क्या किया, नमक का विलयन बना लिया, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो नमक क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो इसके अंदर इसका जो रासायनिक परिवर्तन है वो हो जाता है। आई बात समझ में? तब देखो इसकी परिभाषा बनाते हैं इसी से। ऊपर हमने क्या लिखा है, हेडिंग लिख दी है, विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, कौन होते हैं विद्युत अपघट्य? तो यहां लिखता हूं, ये वे पदार्थ होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन या एक और हम क्या ले सकते हैं, पिघली अवस्था, जलीय विलयन या एक और क्या ले लिया मैंने, पिघली अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, में विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन या पिघली अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब इसके लिए दो बातें और लिखवाई है, बताओ यहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है कि नहीं, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, तो लिखेंगे लेकिन इनमें विद्युत धारा के चालन पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन हो जाता है का मतलब क्या है, जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन हो जाता है, अर्थात करके एक और लाइन लिख दो, अर्थात विद्युत अपघट्य का अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, अर्थात विद्युत अपघट्य का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। आई बात समझ में? अगर एक और लाइन क्या लिखी है मैंने, ये विद्युत अपघट्य का अपघटन का मतलब क्या है, तो देखो यहां पर देखो विद्युत अपघट्य क्या लिया मैंने, NaCl लिया है, NaCl का अपघटन हुआ है कि नहीं हुआ है, हो गया है, Na प्लस Cl माइनस, अपघटन का मतलब टूटना, तो देखो NaCl Na प्लस और Cl माइनस पे टूट गया है, उसका अपघटन हो गया है, वही यहां लिखा है। फिर अगला बताओ, इसके अंदर विद्युत धारा का चालन किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा, ये आयन गति करते हैं तभी विद्युत धारा का चालन होता है विद्युत अपघट्य में। तो अगला एक और लाइन लिख देते हैं, विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का चालन बताओ किसके द्वारा होता है, विद्युत धारा का चालन आयनों के द्वारा होता है, आयनों की गति से होता है, ऐसा लिख दो, आयनों की गति से होता है। तो देखो हो गया पूरा विद्युत अपघट्य, पूरी इसकी डेफिनेशन बता दी आपको क्या होता है विद्युत अपघट्य। तो ये वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन या पिघली अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, और इनमें विद्युत धारा का चालन होने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन हो जाता है मतलब क्या है, इनका विद्युत अपघटन हो जाता है, मतलब ये टूट जाते हैं। फिर अगला, इनमें विद्युत धारा का चालन किसके द्वारा होता है, तो आयनों की गति से होता है। अगर आयन गति करेंगे, आयन बन जाएंगे तो विद्युत धारा का चालन होगा, अगर आयन नहीं बनेंगे तो विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया अपना पूरा विद्युत अपघट्य। अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं, उदाहरण क्या हो जाएंगे, देखो उदाहरण क्या रहेंगे, तो उदाहरण के अंदर आ जाएंगे अम्ल, कोमा क्षार, कोमा लवण। लवण जैसे एक लवण होता है NaCl, ये लवण आपको ले लिया, ठीक है, लवण का विलयन, इन सबका विलयन लेना है। अगर इन सबका विलयन लोगे तो इस विलयन के अंदर विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। आया बात समझ में पूरा? तो देखो मुझे जहां तक लगता है आपको विद्युत अपघट्य पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं, 3 स्टार मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, कि जो विद्युत अपघट्य है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, दोनों को हम पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के अंतर के अंदर, क्योंकि इसका अंतर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों में अंतर पूछा गया है। दोनों में अंतर यहां पढ़ते हैं, तो मैं 2 कॉलम बना देता हूं, एक आ जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए और एक बन जाएगा दुर्बल के लिए। एक बना लिया हमने प्रबल विद्युत अपघट्य, एक इधर बना लिया दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब देखो 2 कॉलम बना लिए,
अब देखो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन या पिघली अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, तो दोनों ही जलीय विलयन या पिघली अवस्था में विद्युत धारा का चालन करेंगे। मतलब दोनों का क्या करना है, अपने को पहले जलीय विलयन बनाना है। जलीय विलयन बनाना है का मतलब दोनों को जल के अंदर घोलना है, पानी के अंदर घोलना है। दोनों को पानी के अंदर घोलेंगे तो दोनों के आयन बनेंगे। जैसे पहले इधर उदाहरण लिख देते हैं, इधर वाले के उदाहरण होते हैं, एक होता है NaCl जो अभी हमने पढ़ा है, एक होता है HCl, फिर अगला होता है H2SO4, और लिखो तो NaOH, और बहुत सारे। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, आदि कर दी। अब इतने सारे को लिखेंगे, अपने को उदाहरण के अंदर कोई लिखना है, मेन 2-4 वो लिख दिया हमने। इधर उदाहरण लिख देते हैं, इधर उदाहरण क्या जाएंगे, इधर उदाहरण आएगा, एक आता है CH3COOH, एक आता है NH4OH, और आता है H2CO3, और बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्या कर दिया हमने, आदि लगा दिया। मतलब ये दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन कौन होते हैं, CH3COOH, NH4OH और H2CO3। इधर कौन होते हैं, NaCl, HCl, H2SO4, NaOH आदि आदि बहुत सारे। तो देखो इन सभी के अंदर प्रबल दुर्बल दोनों के अंदर विद्युत धारा का चालन होगा, मतलब दोनों का जलीय विलयन बनाना पड़ेगा। तो जब यहां पर इसका जलीय विलयन बनाते हैं, तो जैसे माना मैंने क्या कर दिया, NaCl के कितने अणु लिए, 100 अणु लिए, 100 NaCl लिया। तो यहां पर प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर ऐसा होता है कि आपने 100 NaCl के अणु लिए, इसका आपने जलीय विलयन बनाया, मतलब पानी के अंदर घोला, तो लगभग 100 के 100 अणु घुल जाते हैं। 100 के 100 अणु घुल जाएंगे, मतलब इससे क्या बन जाएगा, 100 Na प्लस, तो क्या बन जाएगा 100 Cl माइनस। तो 100 NaCl से क्या बन गया, 100 Na प्लस बन गया और 100 Cl माइनस बन गया। तो इसके अंदर क्या थे, जितने अणु हमने डाले थे लगभग सारे अणु घुल जाते हैं। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये जलीय विलयन के अंदर पूरा का पूरा आयनित हो जाता है। ये आयनों के रूप में टूटना मतलब आयनित होना ही बोलते हैं। तो यह जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाता है, लेकिन ये वाला तो ये पूर्णतः नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने CH3COOH, CH3COOH के कितने अणु ले लिए, 100 अणु ले लिए। यहां पर ऐसा होता है बहुत कम अणु घुलते हैं। शुरू बार में CH3COOH के 100 अणु में से माना हमने केवल 4 और 5 अणु घुलेंगे, बाकी इतने भी नहीं घुलते और कम अणु घुलते हैं। तो हमने कितने अणु घोल दिए, इसके 5 अणु। तो 100 में से कितने घुल जाएंगे, सबसे शुरू 5, तो क्या बन जाएगा 5 CH3COOH माइनस प्लस 5 क्या बच जाएगा H प्लस। तो अब देखो कितने घुले, केवल 5 घुले हैं। यहां पर कितने घुले हैं, 100 घुले हैं, मतलब यहां पर पूरे का पूरे घुल गए। यहां पर क्या है, बहुत कम घुले हैं। ये पूरा का पूरा आयनित हो गया है, लेकिन ये बहुत कम आयनित हुआ है। तो यही तो अपने को एक पॉइंट के अंदर लिखना है। इधर पहला वाला पॉइंट क्या बनेगा, यह जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, तो यह जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं। आयनित और एक और मैं वर्ड लिखूंगा वियोजित। वियोजित का मतलब ही वही होता है, वियोजित का मतलब टूटना, आयनित का मतलब आयनों के रूप में टूटना, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ये बहुत कम आयनित होते हैं। तो पहला पॉइंट बना लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या बनेगा, दोनों में यह पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यह क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। बताओ ये वाले आयनित, या एक और वर्ड लिख देना यहां पर, वियोजित भी लिख देना, दो हो जाएंगे, थोड़ा सा बड़ी लाइन बन जाएगी। पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। अगला वाला इधर बताओ, इधर क्या होगा, तो यह बहुत कम आयनित या वियोजित होते हैं, यह बहुत कम आयनित या वियोजित होते हैं। ये लिख दिया हमने, होते हैं। आई बात में पहला वाला पॉइंट बताओ, ये वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आयनित या वियोजित होते हैं, पूर्णतः हो जाते हैं। ये वाले बहुत कम होते हैं। अगला वाला पॉइंट, अगला वाला चालकता के ऊपर आ जाएगा। चालकता का मतलब किसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, किसमें विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। देखो यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा। हमने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है इसके अंदर, ये विद्युत धारा का चालन किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा। विद्युत धारा का चालन आयनों की गति से होता है। तो जिसमें ज्यादा आयन रहेंगे उनमें विद्युत धारा का चालन ज्यादा होगा, जिसमें कम आयन रहेंगे उनमें विद्युत धारा का चालन कम होगा, और जिसमें विद्युत धारा का चालन ज्यादा होगा उसकी चालकता ज्यादा हो जाएगी, जिसमें विद्युत धारा का चालन कम होगा उसकी चालकता कम हो जाएगी। आई बात समझ में। तो बताओ दोनों में से किसमें आयन ज्यादा है, देखो गिनो किसमें ज्यादा है। इधर कितने 100 है, 100 धनायन है, तो 100 क्या है, ऋणायन है।
इधर कितने हैं 5 ऋण आयन है तो 5 धन आयन। बताओ 100 ज्यादा होता है कि 5 ज्यादा होता है? 100 ज्यादा होता है। अब इधर आयन ज्यादा है तो बताओ विद्युत धारा का चालन भी क्या होगा? ज्यादा। विद्युत धारा का चालन ज्यादा होगा तो बताओ उसकी चालकता भी क्या रहेगी? ज्यादा। मतलब इधर चालकता क्या हो जाएगी? अधिक होती, इधर चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगला पॉइंट बना सकते हैं सेकंड वाला, इनकी चालकता अधिक होती है। इनकी चालकता क्या होती है? अधिक होती है। बताओ अगला वाला इधर, ये फर्स्ट वाला इसका, अगला वाला इधर क्या बनेगा? इनकी चालकता कम होती है। इनकी चालकता क्या होती है? कम होती है। तो ये बन गया सेकंड वाला पॉइंट। इधर चालकता ज्यादा, उधर चालकता क्या है? कम है। अगला वाला थर्ड वाला बन जाएगा तनुता पर। थर्ड वाला बना दिया हमने तनुता पर। अब सर ये तनुता क्या होता है? तो तनुता का मतलब है कि हमने जो विलयन लिया था जिसमें 100 NaCl डाले थे, उससे 100 Na प्लस और 100 Cl माइनस बने थे, उस विलयन के अंदर हमने पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? उसके अंदर पानी मिला दिया। पानी मिलाने पर विलयन पतला बन जाएगा, तनु हो जाएगा। अब तनु होने पर इसके अंदर इसकी चालकता में कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो अपने को बताना है, दोनों के लिए बताना है। देखो यहां पर इसको तनु कर देंगे तो तनु करने से होगा क्या? हमने 100 NaCl लिया था तो 100 Na प्लस बन गया और 100 क्या बन गया? Cl माइनस बन गया। मतलब जितना लिया था वो पहले ही घुल गया है। जिसे मान लिया शक्कर, पानी के अंदर शक्कर को मिलाते हैं, एक समय तक घुल जाती है, फिर नहीं घुलती है, फिर वो शक्कर ऐसी कैसी नीचे जाकर बैठ जाती है। और अपने को जो बची शक्कर है उसको भी घोलना है, तो हम क्या करते हैं? ऊपर से और पानी मिला देते हैं, और पानी मिलाएंगे फिर हिलाएंगे फिर घुल जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर हमने जितना NaCl लिया है वो पहले ही घुल गया है। अब पहले ही घुल गया मतलब जितने आयन बनना थे उतने आयन बन गए हैं, तो इसकी चालकता पहले अधिक हो गई है, अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं तनुता का इसकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बताओ इधर, तो इधर देखो पहले कितना घुला था? 100 में से केवल 5, फिर हमने पानी मिलाया, बताओ और घुलेगा कि नहीं घुलेगा? तो घुल जाएगा। अभी तो 95 और बचा है। पानी मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, तो आयन बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। जितना ज्यादा पानी मिलाओगे उतने ज्यादा क्या बन जाएंगे? आयन बन जाएंगे। जितने ज्यादा आयन बनेंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? चालकता। तो बताओ इधर इसको हम तनु करेंगे, तनुता बढ़ाएंगे, तो तनुता बढ़ाने पर इधर चालकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बढ़ जाएगी। तो अगला लिख सकते हैं तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। बताओ इधर, तो तनुता का इनकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो लिख देते हैं थर्ड वाला पॉइंट। तनुता पर इनकी चालकता तनुता का लिखना है ना, तनुता का इनकी चालकता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताओ इधर, तो इधर लिख सकते हैं हम तनुता का इनकी चालकता पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये बन गए अपने दोनों के अंदर 3-3 पॉइंट। अगला उदाहरण तो पहले लिख दिया है, तो इसको कौन सा पॉइंट बना दो? चौथा पॉइंट। ये चौथा पॉइंट हो गया, ये भी कौन सा पॉइंट हो गया? चौथा पॉइंट हो गया। ये हमने समझाने के लिए लिया था, इसको मिटा देते हैं। ये केवल समझने के लिए था, ये मिटा दिया। तो बताओ 4 पॉइंट बने कि नहीं बने? आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर में क्वेश्चन आ सकता है? 4 नंबर के अंदर। तो ये 4 पॉइंट बना दिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लेना इसके ऊपर, ये वाला 3 स्टार। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर, ठीक है, पहले एग्जाम में पूछा भी गया है, आगे भी आ सकता है। इसके लिए ये तो अपने को तैयार कर ही लेना है। देखो क्या अंतर है? सबसे पहला वाला प्रबल विद्युत अपघट्य, जैसा उसके नाम में ही लगा है प्रबल, मतलब वो क्या हो जाता है? पूरा वियोजित हो जाता है। इधर क्या लगा है? दुर्बल, तो बहुत कम वियोजित होता है। बेचारा क्या है? दुर्बल है, दुर्बल है तो बहुत कम वियोजित होगा। प्रबल है तो पूरा लड़ लड़ के पूरा वियोजित हो जाएगा, लेकिन ये दुर्बल है, बेचारा कमजोर है, तो कम वियोजित हो जाएगा। आई बात समझ में? अगला वाला, ये प्रबल है तो बताओ इसकी चालकता भी क्या होगी? ज्यादा। ये बेचारा दुर्बल है तो इसकी चालकता भी क्या हो जाएगी? कम। अब प्रबल है, इसकी चालकता पहले से ज्यादा है, इसमें और तनुता बढ़ाओगे, तनुता बढ़ाने पर इसकी चालकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ताकतवर है और ताकत दोगे क्या है? पहले से बहुत ज्यादा ताकत, पहले से उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, पहले से उसकी चालकता बहुत ज्यादा है, तो अगला और देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है? पहले से चालकता कम है, आपने क्या कर दिया? पहले से इसमें ताकत कम है,
आपने ऊपर से और ताकत दे दी इसको, तो अब तो बढ़ जाएगी ना। पहले काम में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, ताकत को ले क्या ले लिया, तनुता ले लिया। तो तनुता का इनकी चालकता पर प्रभाव पड़ता है। तनुता बढ़ाओगे जिसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला उदाहरण लिखा है, सिंपल उदाहरण है, नमक हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, NaOH हो गया, इधर CH3COOH हो गया, NH4OH हो गया और H2CO3 हो गया। कोई से भी दो तीन एग्जाम्पल लिखना है। आया समझ में पूरा। आज एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अपना, विद्युत अपघट्य भी आपको पढ़ा दिया। एक और क्वेश्चन होता है विद्युत अनअपघट्य। अनअपघट्य क्या होगा, तो देखो विद्युत अपघट्य क्या है, वे पदार्थ जिनमें जलीय विलयन या पिघली अवस्था में विद्युत धारा का चालन हो जाता है वे विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब विद्युत अनअपघट्य क्या होगा, तो वे पदार्थ जिनमें जलीय विलयन या पिघली अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, विद्युत अनअपघट्य। आई बात समझ में। उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो एक होता है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज को आप पानी में घोलते हो तो उसके अंदर कोई आयन नहीं बनते हैं, आयन नहीं बनते तो विद्युत धारा का चालन भी नहीं होगा। और आ जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल के भी कोई आयन नहीं बनते तो उसके अंदर भी विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। तो वो एक आप शॉर्ट में बना सकते हो। अगर आपको लिखना हो तो मैंने अभी बोला है वो भी आप लिख सकते हो। क्या होता है विद्युत अनअपघट्य, तो वे पदार्थ जो पिघली अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं, विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज या फिर एथिल एल्कोहल। ये हो गया, आया समझ में पूरा है। तो मुझे जहां तक लगता है आपको विद्युत अपघट्य पूरा क्लियर हो गया होगा, प्रबल क्लियर हो गया होगा, दुर्बल क्लियर हो गया होगा, दोनों के बीच अंतर भी लिखवा दिया हमने। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। फिर अगला चैनल को क्या करना है, एक और सब्सक्राइब भी करना है। साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह में ये जो वीडियो है, ये जो अपना चैनल है, इस चैनल को भी शेयर करना है, क्योंकि आपका तो फायदा हो गया, साथ में दूसरों का भी फायदा करना है अपने को, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और ऐसे ही रेगुलर एक वीडियो आएंगे। रेगुलर केमिस्ट्री की क्लास देखने के लिए अपना पूरा बोर्ड की जो एग्जाम आएगी उसके पहले आपकी पूरी केमिस्ट्री अपने चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो पूरी केमिस्ट्री को बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर पढ़ना हो तो आज ही आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम को सब्सक्राइब करना है, साथ में वीडियोस को देखना है। फिर अगला अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर भी करना है और साथ में वीडियोस को लाइक भी करना है। थैंक यू।